जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि मेष राशि के जो जातक हैं उनके लिए नवंबर महीने का जो राशिफल है वह कैसे रहने वाला है, यानी कि इनके जीवन में क्या परिवर्तन आने वाला है ग्रह गोचर के अनुसार। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि जैसे कि हर बार की तरह हम भगवान सूर्य नारायण को साक्षी मानते हैं, तो भगवान सूर्य नारायण आपके कहाँ बैठे हुए हैं? सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। और सप्तम भाव में यानी कि यह आपके जीवन साथी के भाव में है। यह काम वासनाओं का भाव भी होता है और साथ ही साथ यह क्या है? दैनिक व्यवसाय, यानी जो भी आपकी रोजमर्रा का जो जीवन है, जो भी आपका व्यवसाय इत्यादि है, उससे संबंधित यह भाव रहता है। तो जब यहाँ पर भगवान सूर्य नारायण बैठे हुए हों तो किस प्रकार से यह आपके लिए फलित होने वाले होंगे। जबकि यहाँ पर भगवान सूर्य क्या है? 15 नवंबर तक तुला राशि में है। 15 नवंबर तक का ये तात्पर्य है कि यह क्या है? अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं। और नीच राशि में बैठने का ये तात्पर्य है कि थोड़ा सा मतलब यह उस तरीके से पूर्ण फल आपको दे नहीं पाएंगे, क्योंकि दोस्तों कोई भी जब ग्रह उच्च राशि में अपनी होता है तो वह अच्छा फल फलित करता है, मगर जब अपनी नीच राशि में होता है तो उतना अच्छा फल वह प्रदान नहीं करता। और साथ ही साथ जब सूर्य नारायण सप्तम भाव में बैठे हुए हों आपके, तो ये मान लीजिए कि इस समय ये क्या करेंगे? आपके वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करेंगे, मतलब यानी कि जो आपका काम वासनाओं से संबंधित है या वैवाहिक जीवन इत्यादि से संबंधित है, इसको यह है थोड़ा सा क्या करेंगे? इनमें कई प्रकार की उलझने आपके जीवन में ले आएंगी। उसके बाद पुनः 15 नवंबर के बाद का जो समय है दोस्तों, जबकि सूर्य नारायण क्या है? आपके पुनः वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और वृश्चिक राशि में जब यह प्रवेश करेंगे तो ये मान लीजिए कि तब क्या है कि यहाँ पर जो मतलब सूर्य नारायण बैठेंगे तो यह जो आपका भाव है यह आयु का है, जीवन का है, आकस्मिक धन लाभ का है और आकस्मिक परिवर्तन का है। तो इस जब ये यहाँ जाएंगे तो ये चीजें आपकी सारी बनती हुई दिखाई देंगी कि मतलब आकस्मिक धन लाभ भी होगा आपको, और साथ ही साथ आपके क्या है? आकस्मिक परिवर्तन के योग भी आपके जीवन में बनेंगे। मगर साथ ही साथ आपको एक बात नहीं भूलनी कि यह क्या कहाँ रहेंगे? वृश्चिक राशि में रहेंगे, यानी मंगल की यह राशि है। और मंगल की राशि में जब सूर्य नारायण का प्रवेश हो जाएगा तो यह समय आपके लिए दुर्घटनाओं से भरा हुआ भी रह सकता है। यानी कि आपको थोड़ा सा कोई भी मतलब कार्य ऐसा, मतलब जैसे वाहन इत्यादि आप चलाते हो या और कोई ऐसा कार्य आप करते हो तो उनमें आपको क्या करनी है? सावधानी अवश्य ही बरतनी है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो ओवरऑल अगर जो 15 नवंबर के बाद का जब समय भगवान सूर्य नारायण के लिए रहेगा, जबकि वह आपकी वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो यह समय फिर आपके लिए और चीज़ों के लिए बढ़िया है। जैसे कि मतलब आकस्मिक धन लाभ का योग मैं कह रहा हूँ, यह भी बन सकते हैं। और साथ ही साथ यह आपके जीवन में स्थान परिवर्तन की योग भी बनाएंगे, जिससे क्या होगा? आपको धन लाभ की प्राप्ति होगी। क्योंकि अष्टम भाव एक ऐसा भाव है कि यहाँ पर कोई भी क्रूर ग्रह जब बैठता है तो वह लगभग अच्छा फल ही फलित करता है। तो ये मान लीजिए कि सूर्य नारायण भी क्या हैं? क्रूर ग्रहों में आते हैं। और उसके बाद दोस्तों पुनः हम आते हैं मंगल। तो मंगल आपके कहाँ बैठे हुए हैं? सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि जीवन साथी के भाव में बैठे हुए हैं। और सप्तम भाव में जब तक यह सूर्य नारायण के साथ में है, जबकि सूर्य नारायण क्या है? नीच राशि में बैठे हुए हैं। तो मंगल यहाँ पर बैठने का ये तात्पर्य है, जब तक वो है यहाँ पर बैठे हुए, तो इन चीज़ों में सूर्य के साथ में इनका अंगारक योग भी बन जाता है। और वैसे भी सूर्य नीच राशि में, तो ये समझ लीजिए कि थोड़ा सा यह भी क्या करेंगे? आपके वैवाहिक जीवन में व्यवधान अवश्य उत्पन्न करेंगे। तो जो आपका वैवाहिक जीवन है वो किसी कारणवश थोड़ा सा डिस्टर्ब अवश्य रह सकता है। और 15 नवंबर के बाद पुनः यह भी क्या करेंगे? वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, यानी स्वयं की राशि में जाएंगे। और जब स्वयं की राशि में जाएंगे तो 101% यह यहाँ पर आपके लिए अच्छा फल फलित करने वाले होंगे। यानी कि आप, जैसा कि मैंने यह भाव बताया आपको कि आकस्मिक धन लाभ का भी है, आकस्मिक परिवर्तन का भी है, तो यह चीज़ें आपके जीवन में अवश्य होंगी। मगर जो दुर्घटनाओं से संबंधित मैंने सूर्य नारायण के हिसाब से कहा था, वही दोस्तों आपको मंगल को लेकर भी यहाँ पर रहना पड़ेगा। यानी इन चीज़ों से थोड़ा सा आपको क्या रहना पड़ेगा? सावधान रहना पड़ेगा।
उसके बाद पुनः हम आते हैं बुध के दृष्टिकोण में। तो बुध कहाँ बैठे हुए हैं? आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। भगवान सूर्य नारायण के साथ में इनका बुध आदित्य योग तो बनता है, मगर जब नीच राशि में हो तो इतना कुछ विशेष रहेगा नहीं। और उसके बाद पुनः जब सूर्य नारायण के साथ में अष्टम भाव में यह जाएंगे तो यह बुध आदित्य योग भी बनेगा। और जो कार्य सूर्य और मंगल परिपूर्ण तरीके से आपके जीवन में कर रहे हैं, उनमें यह अपना पूरा सपोर्ट करने वाले बनेंगे। उसके बाद ये मान लीजिए पुनः हम आते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति आपके कहाँ बैठे हुए हैं? केंद्र भाव में बैठे हुए हैं। जब केंद्र भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हों, मंगल की राशि यानी मेष राशि की बात चल रही है, और जब मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हों तो यह समय आपके लिए, अगर हम विवेक से देखें या बल मस्तिष्क इत्यादि से देखें, गौरव विनम्रता इत्यादि से देखें या स्वभाव से देखें, इन चीज़ों के लिए यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। पुनः हम आते हैं शुक्र में। तो शुक्र आपके कहाँ बैठे हुए हैं? कन्या राशि में बैठे हुए हैं। कन्या राशि का ये तात्पर्य है कि शुक्र भी यहाँ पर क्या है? अपनी नीच राशि में। और नीच राशि में शुक्र होने का ये तात्पर्य है कि शुक्र क्या है कि हमारे गृहस्थ में जो भी सुख या हमारे जीवन में जो भी सुख हमें प्राप्त होते हैं वह शुक्र के कारण ही होते हैं। मगर जब यह भी अपनी नीच राशि में हो तो कुछ ना कुछ यह भी उतना अच्छा फल हमारे लिए फलित नहीं करने वाले होंगे। यानी कि ये मान लीजिए कि यह जो भाव है यह किन चीज़ों से संबंधित है? यह रिपु भाव इसे कहा जाता है। शत्रुओं का भाव यह होता है, रोग ऋण इत्यादि का भाव होता है, और मुकदमा इत्यादि का यह भाव होता है। तो इस समय आप अगर किसी भी ऐसे कार्य को करते हो कि कोई आपका केस इत्यादि चल रहा था, कोई मुकदमा इत्यादि आप पे चल रहा था, और आप उसके लिए कितना भी प्रयास इस समय करते हो, मगर उसमें थोड़ा सा सफलता मिलने के बहुत कम चांसेस बनेंगे। उसके बाद दोस्तों पुनः हम आते हैं शनि में। तो शनि आपके कहाँ बैठे हुए हैं? एकादश में। और ये मान लीजिए कि इस समय सबसे अच्छा ग्रह कोई आपकी ग्रह गोचर के अनुसार कोई बैठा हुआ है तो वह क्या है? शनिदेव। क्योंकि एकादश में शनिदेव स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं, और एकादश भाव यानी आय का भाव हो गया, आपका लाभ का भाव हो गया, उपलब्धियों का भाव हो गया, और साथ ही साथ यह क्या हो गया? मनोकामनाओं का भाव हो गया। तो जब शनिदेव यहाँ पर बैठे हुए हों तो ये मान लीजिए आपके इन सारे कार्यों में आपको धन लाभ भी होगा, और साथ ही साथ आपके आय के भी कई स्रोत खुलने वाले रहेंगे। कुल मिला के मनोकामनाएं भी इस समय आपकी पूर्ण होने वाली रहेंगी। तो फिर पुनः हम देखते हैं राहु में। तो राहु आपके द्वादशेश यानी 12वें घर में बैठे हुए हैं, और 12वें घर में राहु बैठने का ये तात्पर्य है कि यह जो घर है ये इसे क्या कहा जाता है? व्यय भाव कहा जाता है। व्यय यानी खर्चे। और व्यय का ये तात्पर्य है दोस्तों कि व्यय भी दो प्रकार से होता है। एक व्यय करने से, एक खर्चा करने से हमारे जीवन में क्या मिलता है? हमें आनंद मिलता है, सुख मिलता है। और एक व्यय होने से दोस्तों हमारे जीवन में हमें क्या होती है? सिर्फ और सिर्फ हानि की प्राप्ति होती है। यानी जीवन में फिर उससे हमारे जीवन में दुख ही दुख हमें प्राप्त होता है। तो उसका ये तात्पर्य है कि कोई भी पैसा हम कभी भी, कोई व्यय खर्चा इत्यादि हम कभी भी ऐसी चीज जगह करते हैं, अगर किसी बच्चे पे ही हम खर्चा इत्यादि कर रहे हैं और वह बच्चा अपने जीवन में सफल हो गया, यानी कि जो भी हमने उसको कोर्स इत्यादि करवाया उसमें वह एक अच्छी जॉब में लग गया या अच्छे व्यापार इत्यादि में लग गया, तो समझ लीजिए कि वह पैसा आपका क्या हो गया है? वसूल हो गया है। यानी कि उस पैसे से आपको आनंद, आपको सुख की अनुभूति होगी। मगर वही पैसा दोस्तों बच्चे के ऊपर लगाया, बच्चा डिग्री भी ले आया मगर उसको एक सही जॉब इत्यादि नहीं मिल पाई, या अपने जीवन में वह कुछ अच्छा नहीं कर पाया, तो उससे क्या हो जाता है? समझ लीजिए कि वह जो व्यय आपका हुआ वह क्या हो जाता है? हानि में परिवर्तित हो जाता है। पुनः हम आते हैं केतु में। तो केतु आपके कहाँ बैठे हुए हैं? छठे भाव यानी रिपु स्थान में बैठे हुए हैं, और यह शत्रुओं का भाव है, चिंता का भाव है, रोग ऋण इत्यादि का भाव है। मगर यहाँ पर हम देखें तो यह क्या है? बुध की राशि में बैठा हुआ है। कन्या राशि में केतु बैठा हुआ है, तो कन्या राशि का केतु तब भी क्या माना जाता है? अच्छा माना जाता है। अच्छे मानने का ये तात्पर्य है
कि यहाँ पर यह थोड़ा सा जो भी हमारे जीवन में मुकदमा इत्यादि केस इत्यादि अगर कोई चल रहे हैं तो इनसे संबंधित कार्यों में यह हमें थोड़ा सा क्या कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है। ग्रहों का आंकलन दोस्तों जो हम करते हैं इसमें यह तात्पर्य होता है कि कुछ ग्रह तो ऐसे होते हैं कि जो हमें क्या कर देते कई बार बहुत पीछे खींच रहे होते हैं, मगर कुछ ग्रह हमारे जब हमारे सही सपोर्टेबल होते हैं तो वह उस फल में क्या ले आता है, समानता ले आता है। यानी कि जहाँ तक कि 15 नवंबर तक सूर्य को लेकर ले चलो आप, या फिर मंगल को लेकर चलो, या फिर 6 नवंबर तक आप क्या बुध को लेकर चलो, तो दोस्तों क्या होता है कि जब ग्रह क्या होते हैं कि स्टार्टिंग में इन ग्रहों का इस प्रकार से जो मेल बैठा हुआ है तो इसमें तो कुछ समय जो हमारा है उसमें फिर ये जो ग्रह बैठे हुए हैं जो मैंने आपको जैसा शनि बोला, केतु या गुरु इत्यादि आपके जो ग्रह बैठे हुए हैं यह क्या करते हैं, फल में उतनी पूर्णता नहीं ला पाते। मगर जब इनका राशि परिवर्तन ग्रहों का बनना है, इस राशि परिवर्तन से दोस्तों पुनः ही बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, या आपका अष्टम मंगल हो गया वृश्चिक का, या आपके कन्या राशि में केतु हो गए, यह आपके जीवन में पूर्णतः आपको फल प्रदान करने वाले बनेंगे। यानी कि मेष राशि के जो जातक हैं उनके जीवन में जो उनका यह समय है, मतलब जो नवंबर मास का जो समय है, इनके जीवन में कुल मिला के यह अच्छा रहने वाला है। और दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगा, आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं पुनः एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।